देखने जा रहे हैं वंशागति का आणविक आधार। तो हमने नया शुरू करा है चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिस मतलब आधार पर हम किसके आधार पर देखेंगे, मॉलिक्यूलर के आधार पर इनहेरिटेंस। और हमें पता है ये किससे होती है, डीएनए से होती है, क्योंकि डीएनए जो है वो वंशागति का आणविक आधार है, मॉलिक्यूलर बेसिस है, ठीक है ना, जो एक शरीर को बनाने व नियंत्रण करने का नक्शा होता है। अब क्या देखो भाई, डीएनए एक तरह का मैप है जिससे हमारा शरीर का जो वो है आकार की है वो बनती है, ठीक है ना, आकार बनता है और उससे नियंत्रण भी होता है हमारा शरीर, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जानकारी होती है, आनुवांशिकी की भी जानकारी होती है, इनहेरिटेंस की भी जानकारी होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डालनी है, ठीक है, जानी है। और जो आरएनए है वो भी क्या है भाई, वो जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो डीएनए की कॉपी करता है और वो जो करके सेल के जो भी अदर्स पार्ट होते हैं, जो अलग अलग विभिन्न जो भाग हैं, है ना, उनमें क्या करता है, उस कॉपी को पहुंचाता है, ठीक है, जानकारी को पहुंचाता है और उस जानकारी के हिसाब से काम चलता है, ठीक है ना। तो डीएनए जो है वो क्या करता है, देखो डीएनए का जो क्या रहता है भाई, डीएनए की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, जीन है, ठीक है। तो जीन जो है वो डीएनए बना रही है और डीएनए जो है आगे जाके आरएनए बनाता है, जिसमें अपनी कॉपी डालता है, जिससे विभिन्न तरह के प्रोटीन्स बनवाता है। और प्रोटीन क्या करवाते हैं, शरीर को चलवाते हैं, शरीर का आकार बना के रखते हैं, ठीक है ना। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाता है, डीएनए जाता है। अब देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए का है, और यही इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और ये न्यूक्लिक एसिड तीन चीज़ों से बने होते हैं, एक बने होते हैं ये फॉस्फेट से, दूसरा बने होते हैं शुगर से, और तीसरा नाइट्रोजन क्षार, जिसे हम नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में मिलता है। ऑर्थोफॉस्फेट क्या होता है, H3PO4, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बदलते बदलते उसके ऊपर माइनस आता रहेगा, क्योंकि एक तरह का क्या है, एक तरह का अम्लीय है, ठीक है ना। तो फॉस्फेट अम्लीय होता है H3PO4, और अगर H की मात्रा हटाते रहेंगे तो माइनस आता रहेगा, जैसे H2PO4 माइनस, H1PO4 माइनस 2, और फिर HPO4 माइनस 3, और ऐसे करते करते संख्या बढ़ती जाएगी और H भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्थोफॉस्फेट में मिलता है सभी जीवों में, सभी सजीवों में, ठीक है ना। शुगर जो है वो पेंटोज शुगर के रूप में मिलती है। हमें पता है जो शुगर होती है वो भी कई प्रकार की होती है ना, जैसे कि पेंटोज, हेक्सोल्स, है ना, हेप्टोज, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की शुगर्स होती है, जिसमें यहाँ पर डीएनए आरएनए कौन बना रही है, पेंटोज शुगर, जिसमें कार्बन 5 होते हैं, हाइड्रोजन 10 होते हैं और ऑक्सीजन 5 होने चाहिए, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, एक डीऑक्सीराइबोज रहता है, जिसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन जो रहते हैं, ऑक्सीजन के अणु वो कितने रहते हैं, 4 रहते हैं, और राइबोज में 5 रहते हैं, मतलब नियत रहते हैं। पर यहाँ पेंटोज हमने इसलिए बोला है क्योंकि हम किसके आधार पर देख रहे हैं, कार्बन के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो डीऑक्सीराइबोज जो होगी वो आगे जाके क्या बनाएगी, डीएनए का फॉर्मेशन करेगी, और राइबोज जो होगी वो क्या करेगी, आरएनए बनाएगी, और इसी के नाम पर हमने डीएनए आरएनए रखा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शुगर उसका आरएनए को बना रही है, डीऑक्सीराइबो डीएनए को बना रही है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बनाई है। दूसरे कार्बन में क्या रहता है, तो दूसरे कार्बन में क्या होता है भाई, मान लो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो वो क्या होगी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होगी। अगर ऑक्सीजन है दूसरे में तो क्या होगी भाई, राइबोज रहेगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम N2 क्षार के ऊपर, नाइट्रोजन बेस के ऊपर, ठीक है ना। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार की होती है, पिरामिडीन रहती है, प्यूरिन रहती है। पिरामिडीन देखो किस तरह से रहती है, पिरामिडीन में पिरामिडीन रिंग बनती है, जिसमें 2 नाइट्रोजन रहते हैं और 4 कार्बन रहते हैं, ठीक है। 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन की रिंग को हम क्या बोल रहे हैं, पिरामिडीन, है ना। जिसके अंदर कौन कौन से रहते हैं, जिसके अंदर रहता है एक तो रहता है हमारा एडेनिन, एक तो साइटोसिन, है ना, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ये 3 रहते हैं हमारे इसमें पिरामिडीन में, ठीक है, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। और यूरासिल योगा भी हम देखें वो किस में रहता है। अब आते हैं प्यूरिन रिंग पे, प्यूरिन रिंग के ऊपर, ठीक है। अब ये प्यूरिन जो होता है वो एक पिरामिडीन रिंग से बनता है, और जिसके अंदर 2 जो कार्बन है वो क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं, और जो है ये इस तरह से एक और रिंग बनाती है, जिसका नाम है हमारा
इमिडिज़ोल रिंग, ठीक है। इमिडिज़ोल रिंग में क्या रहता है, 2 नाइट्रोजन रहते, 3 कार्बन, ठीक है, और उसको भी मिलाकर इस तरीके से हमारा ये प्यूरीन बनता है, जिसके अंदर क्या कौन कौन रहता है, थाइमिन रहता है और गुआनिन रहता है, ठीक है, सॉरी एडेनिन और गुआनिन रहता है। थाइमिन क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है, एडेनिन और गुआनिन रहता है इसमें, और साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन रहता है हमारा पिरामिडिन में। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, अब तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा भाई डीएनए आरएनए। आरएनए एकल रज्जु होती है, एकल श्रृंखला होती है, जिसमें फॉस्फेट और शुगर के बीच बॉन्ड होता है और शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट है ना, और शुगर है, उन दोनों के बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पर आरएनए में एक ध्यान में रखना है कि जो थाइमिन है ना, वो यहाँ पर नहीं रहता है, थाइमिन की जगह क्या रहता है, यूरासिल रहता है, यूरासिल, ठीक है ना, और वहाँ पर थाइमिन रहेगा, ठीक है। डीएनए में थाइमिन रहता है और यहाँ आरएनए में यूरासिल रहता है, ठीक है। अब बैकबोन क्या होती है और इनसाइड क्या होता है, बैकबोन जो होती है बाहरी आउटसाइड जो बनाती है, वो कौन बना रही है, फॉस्फेट और शुगर, ठीक है। जो बॉन्ड कौन सा बना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और जो अंदर का जो बॉन्ड बना रहा है ना, शुगर और जो हमारा नाइट्रोजन बेस के जो बॉन्ड बनना है बीच में, उसको हमने बोला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब इनके अंदर डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पेयर रहते हैं, ठीक है, इन दोनों में पेयर जुड़े रहते हैं। और वो किस तरह से जुड़े रहते हैं, देखो भाई, ये ऐसे जुड़े रहते हैं कि जो ए है वो टी के साथ जुड़ा रहता है और जो जी है वो सी के साथ, तो सी जी के साथ और टी ए के साथ, इस तरह से ये बॉन्ड बनते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। और ये कितने बॉन्ड रहते हैं अभी हम ये आगे देखते हैं। अब देखो ये जो चीज़ें मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ, ये साइंटिस्ट बता रहे। कौन से साइंटिस्ट ने इसे पहली बार खोज करी थी, डीएनए की खोज करी थी सबसे पहले साइंटिस्ट ने फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है ना। और ये जो नाम है, ये जो न्यूक्लिक जो नाम है न्यूक्लिक एसिड, वो किसने दिया था, ऑल्टमैन ने। क्या नाम था उनका, रिचर्ड ऑल्टमैन, ठीक है, रिचर्ड ऑल्टमैन ने ये नाम दिया था। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, जो दोहरी कुंडलित स्ट्रक्चर से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, तो ये किसने बताई थी वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। तो डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953 बाय द 2 ग्रेट साइंटिस्ट हु ऑनर्ड बाय द नोबेल प्राइज इन 1962 एंड इट्स वाज वाटसन एंड क्रिक, ठीक है ना। अब ये मॉडल का नाम क्या था, डबल हेलिकल मॉडल नाम था, ठीक है, जिसमें जो डीएनए है वो एक दूसरे से कैसे विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, एक 5 टाइम, एक 3 टाइम और एक 3 टाइम टू 5 टाइम, इस तरीके से जा रहे हैं। और जो कुंडलित हो रहे हैं, एक दूसरे से कुंडलित हो रहे हैं, सांप की तरह इस तरीके से एक दूसरे से कुंडलित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी डिटेल्स क्या है उन्होंने बताई थी, और इनके साथ 2 और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी फ़ोटो खींच के दी थी, ठीक है ना। उनका नाम क्या है, एक है रोजालैंड फ्रैंकलिन जो एक महिला थी, और दूसरे है मॉरिका विकिंस, ठीक है। रोजालैंड जो क्या नाम था, रोजालैंड फ्रैंकलिन और विंकिंस, क्या नाम है, मॉरिका विंकिंस, है ना। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ़ोटो वगैरह इन्हें वाटसन क्रिक को दी थी। और जो अब देखो हम किस तरीके से इनकी डिटेल रहती है, इनकी जो लंबाई है एक लूप की वो कितनी होती है, 34 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 34 एमस्ट्रॉन्ग की रहती है। और जो हमारा जो नाइट्रोजन क्षार है, उन दोनों जो दूरी जो है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी रहती है, वो रहती है 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। और ये जो है क्या नाम है, इसके पूरा व्यास जो है इस डीएनए का, है ना, वो कितना रहता है, वो रहता है 20 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से उन्होंने बताई थी चीज़ें। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, मैंने बोला था, जिसकी वजह से नाइट्रोजन क्षार के बीच में, जिसके कारण डीएनए जो है वो स्थायी बना रहता है, टूटता नहीं। आरएनए जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसमें बॉन्ड नहीं है कोई ऐसा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पर एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है, जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ, जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ हो गई। अब एक कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है पता है, 2.2 मीटर होती है, 2.2 मीटर। तो बिना दिखने वाली कोशिका में इतनी बड़ी जो ये लंबाई है, इतना बड़ा जो डीएनए वो कैसे व्यवस्थित रहता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डीएनए की पैकिंग। तो डीएनए की जो पैकिंग है वो हिस्टोन प्रोटीन द्वारा होती है, जिससे छोटी इकाई एक बनती है न्यूक्लियोसोम। तो ये मैंने बना रखी न्यूक्लियोसोम,
इस तरीके से न्यूक्लियोसोम बना रखी है एक एक इकाई, और यही आपस में जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो ये क्रोमेटिन बनाते हैं। और एक चीज़ होती है क्रोमेटिड, ये जब बनते हैं जब विभाजन का वक्त होता है तो क्रोमेटिड और क्रोमेटिड आपस में मिलकर, और ये सेंट्रोमियर के द्वारा होता है, और जिससे क्या होता है भाई एक क्रोमोसोम बनता है। और हमें पता है मानव में 40 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो विभाजन के वक्त क्रोमोसोम बनते हैं, मानव में 40 क्रोमोसोम होते हैं, और हमें पता है कि 40 क्रोमोसोम है और एक गुणसूत्र में दो क्या है क्रोमेटिड है, तो 92 क्रोमेटिड होते हैं एक उसमें पूरे सेल में 40 मतलब 92 क्रोमेटिड होते हैं। और जब इनको लाइन से एक लगा देते हैं तो 2.2 मीटर लंबा क्या बनता है डीएनए बनता है एक पूरे सेल में, 1 मीटर ये और इसी की तरह से 2 मीटर ये, ठीक है। तो विभाजन के वक्त क्रोमोसोम दिखाई देते हैं जो एक जाल जैसे क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है, वो बनाता है। अब बताओ भाई ये जो पैकिंग हो रही है ये खुद पे खुद थोड़ी ना होगी, तो ये पैकेजिंग वो कर रहा है, ये किस वजह से होती है पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से होती है। अब पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से आ गया, चलो अब हम देखते हैं, ठीक है। अब हम बताएं डीएनए जो है उसमें शुगर है, नाइट्रोजन क्षार है, और तीसरी चीज़ क्या थी फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट होता है वो कैसा रहता है, फॉस्फेट जो रहता है वो मैंने बताया था ऑर्थोफॉस्फेट जो माइनस के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट है वो किसके रूप में होता है, माइनस के रूप में होता है, ठीक है। तो डीएनए पर जो चार्ज है वो कैसा होगा, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। और हिस्टोन पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन है जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं। अमीनो अम्ल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब अमीनो अम्ल क्या रहता है देखो भाई, जिसमें अमीन समूह होगा और कार्बोक्सिलिक समूह होगा। अब यहाँ पर एक रिएक्टेंट होता है जिसकी अलग अलग होने से अलग अलग अमीनो अम्ल बनते हैं। और यहाँ पर जब अमीनो अम्ल कोई क्षारीय आता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कि कौन कौन से लाइसिन और आर्जिनिन, तो ये लाइसिन और आर्जिनिन ही बनाते हैं क्या हिस्टोन प्रोटीन। और ये पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है फॉर्मेशन होता है इस बॉन्ड का, है ना, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी बॉन्ड कह रहा हूँ, इन पैकेजिंग का, है ना, बॉन्ड नहीं, हाँ एक तरह से बॉन्ड ही इनके बीच में हिस्टोन और डीएनए का, ठीक है ना, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना भाई हमें पता है डीएनए है, केंद्रक नहीं है, और एक और चीज़ नहीं है हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, डीएनए ऐसे ही इधर उधर घूम रहा है, तैर रहा है, तो उसको हमने नाम दिया है उसको हमने नाम दिया निग्ड डीएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं नग्न डीएनए, ठीक है। तो डीएनए जो है नंगा है, हाँ, और जो हाँ, और इसको एक और नाम बोलते हैं, इस नंगे डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमा भी बोलते हैं। एक और है न्यूक्लियोइड नाम है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। एक और नाम है इसका जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रो क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है, प्रो क्रोमोसोम भी बोलते हैं। एक और नाम है क्रोमोनीमा, या हाँ क्रोमोनीमा बोलते हैं, या एक और मैंने नाम दिया था न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड। तो इस नग्न डीएनए का ये नाम है। अब देखो डीएनए की जो पहचानने की विधि है कि ये डीएनए है, ये आरएनए है, ये प्रोटीन है, कुछ ना कुछ तो विधियाँ होंगी, मेथड होंगे। तो एक वैज्ञानिक थे सदन नाम से, तो उन्होंने इसकी खोज करी थी पहचानने की डीएनए की। अब डीएनए की खोज करी थी जिसको इसी के इन्हीं के नाम पर पड़ गया सदर्न ब्लॉटिंग एक विधि है, ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग। और आरएनए की खोजने की इसको भी जो पहचानने की विधि है उसका नॉर्थन क्या नाम है, नॉर्थन ब्लॉटिंग नाम रख दी, उसका उनका नाम साउथ से मिलता जुलता था, तो इसीलिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग रख दी, ठीक है। प्रोटीन की पहचानने को वेस्टर्न ब्लॉटिंग रख दी, ठीक है। और जो हमारा प्रोटीन जो अलग अलग जब मॉडिफिकेशन होता है उसका लिपिड जुड़ जाती है या फॉस्फेट जुड़ जाता है, ठीक है, तो उससे जो है क्या बनता है, उसकी पहचानने की विधि जो है वो है ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो सदर्न याद रखनी है जो डीएनए ये पहचानने की, और आरएनए की क्या थी, आरएनए की पहचानने की क्या थी, नॉर्थन, ठीक है ना, नॉर्थन सदर्न, प्रोटीन वेस्टर्न, और प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो ईस्टर्न। तो इतना